इको में सैंपल पेपर कर रहे थे हम लोग 2023-24 का, और 22-23 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे अभी। अभी सेकंड पार्ट है हमारा सैंपल पेपर का, जिसमें एक क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंडिया फॉलोड द रेजिम ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट। ये यहाँ पे रिपीट हो गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने क्या किया? कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई, किस पे? इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई। अब देखो, अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि ब्रीफली आउटलाइन करो वो रिस्ट्रिक्शंस जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे टू प्रोमोट द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का मतलब क्या है? इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करो किससे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। इम्पोर्ट की जगह क्या करो? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसके लिए क्या किया था? एक तो लेके आए थे टैरिफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी में, और एक गवर्नमेंट लेके आई थी कोटा। टैरिफ का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेड गुड्स पे टैक्स बढ़ा दिया तो वो एक्सपेंसिव हो गए, और एक्सपेंसिव हो गया तो इम्पोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, जिस वजह से इम्पोर्ट क्या हुआ? डिक्लाइन हो गया। और इम्पोर्ट महंगा हो गया तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरा कोटा। कोटा में क्या पढ़ा था हमने? कि फिक्स कर दी कि इतनी क्वांटिटी से ज्यादा, मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स कर दी, जिससे ज्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। मोर देन दैट कैन नॉट बी इम्पोर्टेड। समझ आया? तो इस क्वेश्चन में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत लिख देना। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी आई थी इम्पोर्ट को कम करने के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो आंसर क्या आएगा? टैरिफ और कोटा आएगा। ठीक है। ये देखो, क्वेश्चन है इन इंडिया आफ्टर 1947 लैंड रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। हमें डिस्कस करना है एनी वन सच लैंड रिफॉर्म। तो दो तरह के लैंड रिफॉर्म आए थे। एक तो लैंड सीलिंग, जिसमें हमने क्या किया था? एरिया फिक्स कर दिया था कि इससे ज्यादा एरिया एग्रीकल्चर का किसी के पास नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर लैंड का एरिया फिक्स कर दिया था कि इससे ज्यादा किसी के पास ओनरशिप नहीं हो सकती। दूसरा हमने क्या किया था? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो इंटरमीडियरीज थे उनको क्या किया था? हटा दिया था, क्योंकि वो फार्मर से ज्यादा क्या चार्ज करते थे? कमीशन या ब्रोकरेज ज्यादा चार्ज करते थे। तो कमीशन या ब्रोकरेज को खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या किया था? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज कर दिया था। तो इसमें से कोई भी एक एक पूछा है ना, तो किसी भी एक को एक्सप्लेन कर देना। हमें दे रखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है और टू है। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, कैपिटल इज अ फ्लो कंसेप्ट। हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है। तो क्या होगा हमारा इसमें आंसर? क्या नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक कंसेप्ट है? नेट इन्वेस्टमेंट ध्यान रखना फ्लो कंसेप्ट है। इन्वेस्टमेंट तो पूरे साल होती है ना। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? फ्लो कंसेप्ट। क्या कैपिटल फ्लो कंसेप्ट है? नहीं, कैपिटल क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। कैसे याद रखोगे कैपिटल? बैलेंस शीट में 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है, उसमें कैपिटल लाइबिलिटी साइड आती है, तो कैपिटल क्या है? स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में दे देते कैपिटल फॉर्मेशन, ये मैं बार बार बताता हूँ, कैपिटल के आगे वर्ड दे दे फॉर्मेशन, तो वो क्या होता है? फ्लो होता है। कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन दे दे तो फ्लो कंसेप्ट, जो अकाउंट्स में एडिशनल कैपिटल होती है। और नेट इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? फ्लो कंसेप्ट होती है। तो आंसर क्या होगा? बोथ वन एंड टू आर फॉल्स। तो इसको रजिस्टर में ऐसे लिख लो, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कंसेप्ट एंड कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इसको रजिस्टर में ऐसे लिख लो, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कंसेप्ट एंड कैपिटल इज अ, कैपिटल फॉर्मेशन भी लिख लेना, कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट। सर्कुलर फ्लो का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीन फेसेस थे, उसके ऊपर क्वेश्चन है। पहला ये पूछा हुआ है, नेशनल डैश जनरेशन फेस। दूसरा नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेस। तीसरा नेशनल एक्सपेंडिचर, थर्ड ये सेकंड फेस। हमसे फर्स्ट पूछा है और सेकंड पार्ट, ये वाला और ये वाला पार्ट पूछा है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा इसमें? पहला होता है हमारा नेशनल आउटपुट।
पहला हमारा क्या होता है, नेशनल आउटपुट। कौन कौन से फेज होते हैं, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। तो ये वाला फेज थर्ड हमारा लास्ट कौन सा होता है, डिस्पोजिशन। तो पहला नेशनल आउटपुट, प्रोडक्शन करते हैं ना पहले फेज में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनकम। और थर्ड में क्या करते हैं, डिस्पोजिशन फेज। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी सी पार्ट। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेसेस के ऊपर ये क्वेश्चन था। हम्म ये वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 है। सपोज करो दो फॉर्म्स है, फॉर्म ए एंड बी। फॉर्म ए सेल कर रही है गुड्स 2,000 रुपए के फॉर्म बी को, तो ऐसे बना लो, ए फॉर्म बी को सेल कर रही है कितने के, 2,000 रुपए के गुड्स, एंड परचेज गुड्स फॉर 1,000। ए बी को सेल तो कर रही है कितने का, 2,000 का, ठीक है ना। और ए परचेज कितने का कर रही है, 1,000 का। ए भी तो किसी से परचेज कर रहा होगा, तो ए परचेज कितने का कर रहा है, 1,000 का, और बेच रहा है कितने का, बी को, 2,000। फर्म बी एक्सपोर्ट गुड्स फॉर 2,500 एंड डोमेस्टिक सेल्स ऑफ 1,500। फर्म बी दो चीजें कर रही है, एक तो एक्सपोर्ट कर रही है कितने की, 2,500 की, और एक डोमेस्टिक सेल कर रही है कितने की, 1,500 की। एनडीपी एट एमपी निकालना है, अगर डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है, 200। तो हमें निकालना है एनडीपी एट एमपी। पहले मुझे ये बताओ, वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकल के आता था, पक्का, वैल्यू एडेड मेथड से आता था जीवी एट एमपी। कैसे निकलता था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता था, टोटल सेल्स, मतलब डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा क्या होता था, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो इसके लिए ना मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना। इसके लिए टेबल बनाना, ठीक है, एक, दो, तीन। सबसे पहले लिखना फॉर्म्स, फिर लिखना वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर लिखना आईसी, फिर लिखना वैल्यू एडिशन। क्या लिखना, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू एडिशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप कैसे करेंगे, फॉर्म। हम्म हम्म अब देखो, सबसे पहले जीवीएट एमपी निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, ए ने बी को कितने की सेल करी, 2,000। और आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन खरीदा कितने का, 1,000। ये परचेज किया था ना, और ये सेल किया था। तो ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट 2,000 और परचेज इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1,000। तो वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 2,000 माइनस 1,000 कितना आएगा, 1,000। बी 2,500 का एक्सपोर्ट और 1,500 की डोमेस्टिक सेल। तो बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आएगा, 2,500 प्लस 1,500, टोटल आ गया 4,000। बी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगी, जो ए उसे बेच रहा है, ए बी को बेच रहा था, तो बी उससे खरीद रहा होगा ना, तो वो क्या बन गया उसके लिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू एडिशन कितना आएगा, 4,000 माइनस 2,000 कितना, तो कितना आया हमारा, जीवीएट एमपी कितना आया, 3,000। ये समझ आया, वैल्यू एडिशन भी कहते हैं जीवीएट एमपी को। ये समझ आया, ये वाला पॉइंट समझ आया, 2,000 कैसे आया, ए ने बी को 2,000 में बेचा, तो बी ने खरीदा होगा ना उससे कितने में, 2,000 में, तो ये आईसी बन गया। तो हमारा वैल्यू एडिशन कितना आया, 1,000। जीवीएट एमपी निकालना क्या था, एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी को हम एनवी एट एमपी भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू जीवी एट एमपी। ग्रॉस से नेट पे जाना क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। एमपी से एमपी पे तो कुछ होएगा ही नहीं। तो ये कितना था, 3,000 माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 400 था, नहीं 200। डेप्रिसिएशन कितना है, 200। तो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, आंसर आ रहा है हमारा 2,800। समझ आए। एक क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कॉलोनियल रूल का क्या एडवर्स इम्पैक्ट है, क्या आंसर होगा इसका। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट था, ब्रिटिशर्स ना कम्युनिकेशन नेटवर्क लाए थे, मतलब ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट था। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंडिया का फॉरेन ट्रेड की कंपोजिशन क्या कर दी थी, चेंज कर दी थी। आंसर होगा ये। कैसे किया था, इंडिया से फॉरेन ट्रेड
ब्रिटिशर्स में, इंडिया से ब्रिटेन में, या ब्रिटिशर्स के पास रॉ मटेरियल जाता था चीपर रेट पे, और वहां से फिनिश गुड्स आता था हायर रेट पे। तो इंडिया का जो कंपोजिशन है फॉरेन ट्रेड का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो ये एडवर्स इम्पैक्ट है। समझ आए? क्वेश्चन 31 है, हमसे कहा है नेम एनी वन महारत्ना कंपनी। याद है किसी को? तीन थी ना, महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना। ठीक है, तीन तरह की थी। तो फेमस जो है ना, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। महारत्ना कंपनी में हमेशा ध्यान रखना सबसे मेन कौन सी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। बी पार्ट है लैंड सीलिंग प्रोमोट्स इक्विटी, सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। क्या जो लैंड सीलिंग है उससे इक्विटी आती है? बिल्कुल। लैंड सीलिंग में फिक्स कर देते हैं इससे ज्यादा ओनरशिप किसी के पास नहीं हो सकती जमीन की। तो उसमें क्या होगा, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लिखो, फिर मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम, फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी owned by an individual, which could be owned by an individual। अगर हमने जितनी एरिया फिक्स कर दिया है उससे ज्यादा किसी ने ओनरशिप जबरदस्ती ले ली, तो उस जमीन के एक्स्ट्रा एरिया को गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। तो लिखो बियॉन्ड इट, बियॉन्ड इट वुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स किया, उससे ज्यादा किसी ने जबरदस्ती एक्वायर कर ली, तो वो एक्स्ट्रा एरिया कौन ले लेगी, गवर्नमेंट ले लेगी। एंड वुड बी एलोकेटेड, गवर्नमेंट आगे किसको दे देगी, ऐसे लोगों को जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है, और स्मॉल फार्मर्स। एलोकेटेड टू लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है या जो छोटे फार्मर्स है, उनको दे देगी। अगर किसी ने जबरदस्ती फिक्स करे हुए एरिया से ज्यादा एक्वायर कर लिया, तो वो वाला लेके इनको दे देगी। द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग was to reduce the ownership of land into few hands। पर्पस क्या था कि जो पूरी की पूरी जमीन सिर्फ बड़े फार्मर्स के पास है, उसको क्या करना, बड़े फार्मर से लेकर सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इससे क्या होगा, इक्विटी हो जाएगी। समझ आया? हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म का दूसरा नाम क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म ने किस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया था? बिल्कुल ठीक। लैंड सीलिंग लाए थे, एरिया फिक्स कर दिया था जो अभी लिखा भी है, और दूसरा है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, कि कमीशन वगैरह ब्रोकरेज फार्मर्स को नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ डील करेंगे स्मॉल फार्मर्स। समझ आया?